गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वह कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते थे जिसे हम लोग ओवरी कह रहे थे, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा था कि इससे रिलेटेड कुछ डक्ट थे जिसे हम लोग एसिरी डक्ट कह रहे थे, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। आज की हम लोग बात करने वाले हैं एसिरी ग्लैंड्स की। एसिरी ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स है जो फीमेल के रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे इसको देखते हैं। कौन कौन सी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी एसिरी ग्लैंड्स हैं फीमेल में। तो फीमेल में दो एसिरी ग्लैंड्स हैं। एक को हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। तो फीमेल में दो एसिरी ग्लैंड्स है। पहली ग्लैंड हम स्टार्ट करते हैं। मेमरी ग्लैंड्स क्या होती है तो उसको देखते हैं। जो मेमरी ग्लैंड्स है वह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। तो मैमल्स में ये ग्लैंड्स पाया जाता है और एक पेयर, सभी मैमल्स में नहीं, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये मेमरी ग्लैंड जो है वह एक पेयर यानी कि दो पाया जाता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। मेल में जो होगा ये नॉन फंक्शनल यानी इनएक्टिव होगा, लेकिन यही ग्लैंड्स अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये फंक्शनल यानी एक्टिव होगा। जो हम लोग कह सकते हैं ये भी कि जो फंक्शनल या एक्टिव मेमरी ग्लैंड्स जो है वह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल्स का। अब ये बना कैसे होता है? फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स है इसको हम लोग ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये दो पार्ट से मिल करके बना होता है। इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक जो ज्यादातर पार्ट होते हैं वो होती है फैटी, वो फैट्स होते हैं, वेरिएबल अमाउंट्स में होते हैं। दूसरी जो इसमें पार्ट होती है जो स्पेशल तरह की टिश्यू होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसी टिश्यू होंगी जो कुछ केमिकल का सिक्रेशन करेंगी। तो देखते हैं क्या करते हैं। ग्लैंडुलर जो टिश्यू है ये, इसका काम है मिल्क का सिक्रेशन करना, यानी लैक्टेशन प्रोसेस करती है। क्योंकि ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, यानी टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है या ग्लैंडुलर टिश्यू है ये 15 से 20 छोटी छोटी लोब में डिवाइड होती है जिसे हम कहते हैं मेमरी लोब। और एक एक लोब जो है उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम एल्वियोलस या मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं, जिसका काम है क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है इस मिल्क को एल्वियोलाई में या क्लस्टर ऑफ सेल्स में या इसी के मेमरी लोब में स्टोर होने का काम करता है, स्टोर होता है। और इस तरह के करीब 15 से 20 मेमरी लोब्स पाए जाते हैं। मेमरी लोब्स जो होती है एक पतली सी ट्यूब में जाकर के खुलती है। जो मेमरी लोब है इसके अंदर मिल्क का स्टोरेज हो रहा है, और ये मेमरी लोब जाकर के पतली सी डक्ट में खुलती है, जिसे पतली सी डक्ट या ट्यूब से भी पतली खुलती है जिसे हम लोग ट्यूबल्स कहते हैं, या इसी को मेमरी ट्यूबल्स कहते हैं। अब ये मेमरी ट्यूबल्स, कई सारी मेमरी ट्यूबल्स एक मोटी सी डक्ट में खुलती हैं जिसे हम लोग मेमरी डक्ट कहेंगे, और इस तरह के कई सारी डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलती है जिसे हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। मेमरी डक्ट्स की जो कई सारी डक्ट है उसे हम एम्पुला भी कहते हैं, उसके थ्रू ये जा करके लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है। इसे हम लोग इसी चीज को इमेज के जरिए भी समझ सकते हैं। ये हम एग्जांपल के तौर पे इसे समझ सकते हैं। ये फीमेल की मेमरी जो हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स है, ये दो मेन पार्ट से बना होगा। एक ऐसे पार्ट्स होंगे जो काफी फैटी होंगे, फैट से बने होंगे, काफी वेरिएबल अमाउंट्स में होंगे। दूसरा इसमें कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ टिश्यू है यानी ग्लैंडुलर टिश्यू है, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कई सारे इस तरह के लोब होंगे। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कई सारे लोब में यानी 15 से 20 लोब में डिवाइड होंगे, और इस लोब को हम लोग कहते हैं मेमोरी लोब्स। इस लोब के अंदर, क्योंकि ये मेमोरी टिश्यू है या इसी को मेमोरी लोब या इसी को हम लोग कह रहे हैं मेमोरी लोब या क्लस्टर ऑफ सेल्स या एल्वियोलाई कह रहे हैं, ये इसमें कई सारी सेल्स होती है, इसमें कई सारे सेल्स भरे होते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहेंगे, मेमोरी एल्वियोलाई कहेंगे। ये एल्वियोलाई एक पतली सी डक्ट के थ्रू खुलती है जिसे हम लोग मेमोरी ट्यूबल्स कहेंगे। ये मेमोरी ट्यूबल्स के थ्रू इस कई सारी मेमोरी ट्यूबल्स आकर के एक और कॉमन डक्ट में खुलेगी जिसे मेमोरी डक्ट कहेंगे, और ये मेमोरी डक्ट लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है। कई सारे मेमोरी डक्ट एक साथ आते हैं जिसे हम लोग एम्पुला कहेंगे, और कई सारी जो मेमोरी डक्ट है ये लैक्टिफेरस डक्ट में एक कॉमन डक्ट में खुलती है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे, और इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ये आकर के आउट खुलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बाहर खुलते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड्स के बाहर जब खुलते हैं तो इस एरिया में कुछ ऐसे ब्लैकिश एरिया पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एरियोला, और जहां से ये आउट बाहर की तरफ खुलते हैं उसे हम लोग निकल्स कहते हैं, जिससे बेबी जो होता है मिल्क को सक करने का काम करता है। तो ये रहा मेमरी
ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात की है। दूसरी ग्लैंड्स जो है जिसे हम लोग कहेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स, उसको हम लोग देखते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड देखते हैं कहाँ पे होती है। तो हम लोग एक बार इसको देख चुके हैं, जब फीमेल का एक्सेसरी डक्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोग इसको देख चुके थे कि कहाँ पे ये पाया जाता है। एक बार फिर से इसको देखेंगे, इसका पोजीशन कहाँ होगा। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है ये फीमेल में एक पेयर पाया जाता है, कहाँ पे होता है इसको देखेंगे। ये इमेज में याद होगा पूरा। हम लोग इस इमेज को पूरा कंप्लीट कर लिए थे, ये ऐसा कुछ इमेज था। यहाँ पे जो इसकी लोअर पोजीशन है, जो यूट्रस की लोअर पोजीशन है, इस यूट्रस के लोअर पोजीशन पे यहाँ पे एक पेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती है, जिसे हम लोग, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स है जो फीमेल में एक पेयर पाया जाता है, यानी दो पाए जाते हैं, यूट्रस के बेसिक रीजन में पाए जाएंगे। और ये कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेगी और इसका काम क्या है, इसको कह सकते हैं मेल की जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स यानी काउपर्स ग्लैंड जो मेल में था, उस काउपर्स ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन का काम होता है, सेम काम यहाँ पे फीमेल में भी होता है। ये विजाइनल कोर को या ये यूट्रस को, जो यूट्रस की जो सर्वाइकल केनाल है, इसको लुब्रिकेट करती है और ये बर्थ में भी हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बार्थोलिन ग्लैंड्स। जब ये बर्थ में इस केमिकल्स जो है, इसके द्वारा जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है, ये जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें ये इस पाथ को, जो इसकी पाथ जो वेजाइनल पाथ है, उसको लुब्रिकेट करते हैं, जिससे बेबी आसानी से पुश आउट हो पाता है। तो ये था बार्थोलिन ग्लैंड्स। यानी हम लोग देखें तो फीमेल के जो एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की है वो दो तरह की थी। एक हमने बात किया मेमोरी ग्लैंड्स और दूसरी थी बार्थोलिन ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स कंप्लीट हो गया। अगली हम लोग हमारी टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो देखते हैं गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, हम उसकी बात करते हैं। अब देखेंगे गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो गैमेटोजेनेसिस हमें याद होगा, हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी में पढ़े थे, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की, यानी गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है मेल में और फीमेल में। अगर मेल की बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वहां पे जो मेल गैमीट था वो स्पर्म था, इसलिए वहां पे हम लोग कह रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो थी उसे हम लोग कह रहे थे, उसे हम लोग oogenesis कह रहे थे। तो गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में है, इन मेल अगर देखें तो मेल में गैमेटोजेनेसिस को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल में है तो इसे हम लोग कहेंगे oogenesis, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। तो इसे हम बोलेंगे oogenesis। तो oogenesis को बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं मेल में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है इसको देखते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वह मेल में स्टार्ट हो जाती है जब प्यूबर्टी स्टेज आता है तब, यानी 13 ईयर के बाद। 13 मेल की बात करेंगे तो 18 ईयर, 70 ईयर, 60 ईयर, इसके बाद यानी 40 ईयर के बाद ये सब जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता होगा, अगर हम देखें मेल की टेस्टिस को शायद में कुछ याद होगा, जब हम टेस्टिस का कट सेक्शन देखे थे, सेमिफेरस ट्यूब्स का कट सेक्शन देखे थे, तो यहाँ पे हमें दो तरह के सेल मिले थे। हमें यहाँ पे दो तरह के सेल मिले थे। कुछ ऐसे सेल मिले थे जो काफी साइज में छोटे थे, कुछ का साइज बड़ा था। हमें दो तरह के सेल ऐसे मिलते थे। और जो छोटे सेल थे, इस बड़े वाले सेल को हम लोग बोलते थे सेरोटोनी सेल, और जो बड़े यहाँ पे छोटे सेल होते थे इसको बोलते थे स्पर्मेटोजोआ सेल। स्पर्मेटोजोआ सेल या इसी को बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। जो इसकी पोलैरिटी की अगर हम बात कर लें, या इसी को मेजर में भी कह सकते हैं। अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे अभी ये 2n था, इसकी पोलैरिटी जो थी
वह 2n थी। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे करता है, जो स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल है जिसकी पोलैरिटी 2n है, इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का मान के चलते ये सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया मान लेते हैं। फीमेल में जो ओजेनेसिस है इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम लोग बाद में देखा जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया करता क्या है, एक ये पहले करता है माइटोसिस यानी सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करके ये अपना नंबर पहले बढ़ा लेता है। जब ये नंबर बढ़ाता है तो इसमें से कुछ सेल आगे डिवाइड करते हैं यानी मियोसिस के लिए चले जाते हैं। तो जो सेल आगे डिवाइड करते हैं इसमें से कुछ सेल जो डिफरेंशिएट कर जाते हैं उस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। तो हम लोग कहेंगे क्या कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनाया। उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है ये अब करता है मियोसिस, और जैसे मियोसिस करेगा, मियोसिस में 2 स्टेज है तो मियोसिस ये फर्स्ट करता है, और मियोसिस फर्स्ट जैसे करता है तो यहां से एक से पहले 2 सेल बनेंगे। जब ये करेगा माइटोसिस होगा तो 1 से 2 बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो एक सेल, इस सेल को हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। सेम इसी तरह से जब ये मियोसिस 1 करेगा तो इससे भी 2 सेल बनेंगे, मियोसिस 1 करेगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे। तो हम मान लेते हैं मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और 2 सेल बन गए, तो ये 2 सेल बन गए। लेकिन जब मियोसिस हुआ है इसलिए इस बार इसकी पोलैरिटी जो होगी वो हाफ हो जाएगी। पहले इसकी पोलैरिटी 2n थी, यहाँ पे हम लोग देखें इसकी पोलैरिटी 2n थी, माइटोसिस किया यानी इक्वेशनल सेल डिवीजन किया, अभी भी पोलैरिटी 2n थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो पोलैरिटी थी अभी भी 2n थी। जैसे मियोसिस किया, मियोसिस फर्स्ट, तुरंत इसकी पोलैरिटी हाफ हो गई यानी n हो गई, और इस सेल को हम बोलते हैं अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। जब माइटोसिस किया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, मियोसिस 1 कंप्लीट किया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। फिर यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल क्या करता है, फिर से अब मियोसिस सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा। यानी हम जानते भी होंगे मियोसिस से 2 स्टेज मियोसिस होता है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है 1 से 2 सेल बनते हैं, और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है फिर से 1 से 2 सेल बनते हैं, यानी टोटल मियोसिस के दौरान 1 से 4 सेल बनेंगे। तो यहाँ भी मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, 2 सेल बने, पोलैरिटी आधी हो गई, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। मियोसिस 2 यहाँ पे हम लोग कहेंगे इस बार क्या होगा, मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे 4 सेल बने, और इसकी पोलैरिटी चूंकि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन है तो यहाँ पे पोलैरिटी n सबकी हो जाएगी यानी हैप्लॉइड हो जाएंगे। और इसको हम बोलेंगे, अब इस सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बना लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ या कहें तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, ये स्पर्म बना लेंगे। तो यही स्पर्मेटिड्स जो है वो डिफरेंशिएट कर करके स्पर्म बना लेंगे, यानी यहाँ से सभी जितने भी स्पर्मेटिड है सबसे एक एक स्पर्म बन जाएगा। यानी देखें तो हुआ क्या, यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से या एक स्पर्मेटोजोआ सेल से यहाँ पे 1 से 4 स्पर्म बने हैं। यानी अगर हमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें 100 स्पर्म चाहिए, 100 स्पर्म चाहिए तो कितने स्पर्मेटोगोनिया की जरूरत है, तो 1 से 4 बन रहे हैं, 100 चाहिए यानी 25 चाहिए हमें। अगर 100 स्पर्म चाहिए तो 25 स्पर्मेटोगोनिया चाहिए। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम मान लेते 20 स्पर्मेटोगोनिया सेल है तो कितने स्पर्म बनेंगे, 20 है मतलब 1 से 4 बन रहे हैं तो 20 से कितने बनने चाहिए, 80 बन जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से ये स्पर्मेटोगोनिया या इसी को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ मेल में। कैसे हुआ एक बार फिर से समझते हैं शॉर्ट में। क्या हुआ है, मेल के टेस्टिस के अंदर जो देखा जाए इसको टेस्टिस के अंदर, तो उस टेस्टिस के अंदर क्या था, कई सारे कंपार्टमेंट थे, हम लोग देखे थे 250 कंपार्टमेंट थे जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स थे जिसे 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब देखे तो 2 तरह के यहाँ पे सेल पाए जाते थे। एक को बोलते थे स्पर्मेटो, यहाँ पे एक सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल, और दूसरे को हम बोलते थे सर्टोली सेल, दूसरे को हम बोलते हैं सर्टोली सेल, जिसका काम क्या था, जब ये स्पर्मेटोजोआ सेल से स्पर्म बनेगा तो ये स्पर्म बन करके जाकर के सर्टोली सेल से अटैच हो जाएगा इसका हेड, और इससे न्यूट्रिशन लेगा। सर्टोली सेल का काम क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना।
स्पर्मेटोजोआ सेल ने कैसे स्पर्म बनाया है, तो स्पर्मेटोजोआ सेल की बात करेंगे जिसकी प्लाइडी डिप्लॉयड थी। पहले इसने माइटोसिस किया, अपना नंबर बढ़ाया, डिफरेंशिएशन किया, तो उस सेल को बोल दिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। फिर से इसने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट किया, मियोसिस फर्स्ट किया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट किया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस सेकेंड किया तो स्पर्मेटिड्स कहेंगे। और ये स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ या कहें तो स्पर्म बना लेगा। तो ये पूरी गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी। अगला स्ट्रक्चर होगा हम लोग का, अगला जो टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं।